नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन का पेपर चल रहा है, तो टेक्नीशियन में जो है साइंस के जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए हम लोग आज जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसे दिया है ऋणात्मक त्वरण के बारे में पूछा गया है कि इसके विपरीत दिशा में होता है। तो त्वरण सबसे पहले तो ये जानेंगे त्वरण दर्शाया किससे जाता है। तो त्वरण जो है बच्चों दर्शाया जाता है ए से क्या एक्सीलरेशन होता है, तो इसलिए त्वरण ए से दर्शाया जाता है। तो अब ये जानेंगे त्वरण बराबर होता क्या है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है वो जो है वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण ए बराबर होता है v2 माइनस v1 अपन क्या होता है t, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे जो है यदि मान लीजिए कोई गेंद अगर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है गेंद। अब गेंद इस दिशा में कब आएगा, जब ये जो है विपरीत दिशा से कोई बल लगेगा, वो भी बल क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो विपरीत दिशा में जो है वेग तभी होगा। तो जब विपरीत दिशा में ये गेंद आने लगेगा तो क्या होगा, उसका ऋणात्मक त्वरण होने लगेगा, ठीक ना। जब ये गेंद जो है इस दिशा में जा रहा है और कोई बल लगेगा इस दिशा में उल्टा विपरीत आने लगेगा, तो क्या होगा, त्वरण जो होगा माइनस में जाएगा, और माइनस में जब जाएगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इस साइड से वेग जो है इसका कितना था, वेग मान लीजिए था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो v1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब v2 का मान लीजिए वेग क्या है, उस साइड से वेग जो है 10 है, तो 10 माइनस 5 समय मान लीजिए जो भी हो 2 तो आँख निकल के आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। तो ये ऋणात्मक होगा। तो जब ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका वेग परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए वेग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेग। अब यदि वेग का पूछ लिया जाए, वेग का जो है मात्रक क्या होता है, तो वेग क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अगर बल का पूछा जाए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर सीजीएस में इसी का पूछा जाए, सीजीएस पद्धति में, ये तो एसआई पद्धति था, सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाएगा तो बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है ना बच्चों, डाइन, ठीक है ना। अब दूरी का पूछा जाए तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। दूरी हो या विस्थापन, उसका क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर होता है mv, P बराबर mv। तो P बराबर mv अगर संवेग का पूछा जाए, एसआई मात्रक पूछा जाए, तो m क्या है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, kg। और वेग का क्या होता है, अभी वेग हमने लिखवाया है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो है आपका संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न जो है बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जो है तत्व क्या होते हैं। तत्व इस समय जो है 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118 तत्व हैं, जिनको जो है बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। क्या, उपधातु, 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो है ये धातु का गुण दिखाते हैं, ये अधातु का गुण दिखाते हैं, और उपधातु जो होते हैं दोनों का गुण दिखाते हैं। तो इस उपधातु के बारे में ही बात कर रहा है ये क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। यानी जो दोनों के रूप में कार्य करते हैं वो उपधातु होते हैं, और जो दोनों के रूप में नहीं कार्य करते हैं वो या तो धातु हो सकता है या तो अधातु हो सकता है।
तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग जो है उपधातु होते कितने हैं। तो उपधातु जो होते हैं इनका संख्या होता है 7 और इनका अधातु की संख्या लगभग होती है 20 के करीब और इनका जो संख्या होता है 91-92 के करीब होता है, ठीक ना। धातु की संख्या कितनी होती है 91-92 होती है और अधातु 20 होती है, 19-20 के करीब होती है और उपधातु जो है एक्यूरेट होता है 7 होता है, ठीक ना। अब 7 उपधातु कौन कौन से होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले 7 में से एक लिखते हैं बोरान। क्या? बोरान। तो बोरान हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर ले लेते हैं सिलिकॉन हो गया। तीसरा नंबर पे हम देख लेते हैं जर्मेनियम, GE से जर्मेनियम। उसके बाद आर्सेनिक, AS से आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी यानी SB से एंटीमनी। उस टेल्यूरियम यानी TE। उसके बाद पोलोनियम मतलब PO। ये जो 7 हैं ये सातों क्या हैं? उपधातु हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरा है तो वो जो है धातु अधातु दोनों का गुण नहीं दिखाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बोरान ये भी दिखाता है। अब यहाँ पे आर्सेनिक ये भी दिखाता है, जर्मेनियम ये भी जो है दोनों का गुण दिखाता है। जबकि बिस्मिथ का संकेत क्या होता है? BI होता है। बिस्मिथ जो है दोनों का गुण नहीं दिखाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। दिया है गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गति का कितने समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला नंबर गति का पहला समीकरण क्या होता है? V बराबर U प्लस AT। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका S बराबर UT प्लस हाफ मतलब 1/2 हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है? तीसरा आपका होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 समीकरण होते हैं। तो पहला समीकरण क्या दर्शाता है? पहला समीकरण जो है आपका दर्शाता है, देखिए इसमें ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग, ये क्या है? समय। तो यानी वेग और वेग समय दर्शाता है, वेग समय को दर्शाता है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखिए ये विस्थापन है यानी स्थिति और क्या? समय यानी स्थिति और समय को दर्शा रहा है दूसरा समीकरण, स्थिति और समय, ठीक ना। समय दर्शा रहा है। आप इसको विस्थापन भी कह सकते हैं, स्थिति को विस्थापन भी कहते हैं। तीसरा क्या दर्शा रहा है? आपका वेग। क्या दर्शा रहा है? देखिए ये वेग है और ये क्या है? स्थिति है। वेग स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो आपका पूछा किया जा रहा है दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण आपका क्या दर्शा रहा है? स्थिति और क्या? स्थिति और किसको दर्शा रहा है? समय को। स्थिति और समय। तो स्थिति और समय आपका देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा? D नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आ गया आपका 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले ये देखेंगे पूछा गया है 1 वाट बराबर होता है। तो वाट, सबसे पहले ये जानेंगे वाट क्या है? वाट जो है एक शक्ति का मात्रक है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है पूछा जाएगा। शक्ति का SI मात्रक जब पूछा जाएगा तो क्या होता है? वाट होता है। अब देखेंगे शक्ति मतलब क्या? पावर। तो P बराबर होता है W/T यानी W/T। P मतलब क्या? शक्ति। अब शक्ति कहते किसको है? पावर कहते किसको है? तो पावर कहते हैं कार्य करने की दर को। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्या? शक्ति या पावर। तो अगर शक्ति का SI मात्रक जो है हो गया वाट और दूसरा एक और हो सकता है क्या हो सकता है? जूल प्रति सेकेंड, ठीक ना। तो जूल प्रति सेकेंड देखिए ये क्या? W मतलब कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है और समय का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। जूल प्रति सेकेंड यानी ये पावर है तो यानी शक्ति बराबर क्या हो जाए? जूल प्रति सेकेंड। तो 1 वाट में कितना? इसी को 1 वाट कहते हैं।
1 जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन कहलाता है। तो उत्तक संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है एक और नाम है बिरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर कहिए या बिरंजक चूर्ण कहिए। तो बिरंजक चूर्ण में ही क्या प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। जैसे देखिए हम लोग बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जो है जब हम लोग क्लोरीन Cl2 जब हम लोग मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तब आपका निकल के आता है CaOCl2 प्लस H2O, यानी जल प्राप्त होता है। जब हम लोग बुझे हुए चूने में ये क्लोरीन जो है गैस हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो बिरंजक चूर्ण और हमें जल प्राप्त होता है। तो बिरंजक चूर्ण, तो ये बिरंजक चूर्ण जो है हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में ही क्या प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये जो है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का ये नाम होता है। इसका एक और नाम है क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या बेकिंग सोडा कहिए या खाने वाला सोडा, ये तीनों नाम आप लोग याद रखिए। इसका फार्मूला था NaHCO3। ठीक है ना। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न है, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें जो है क्या करना चाहिए, अगर देखा जाए मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर जो है सेल्सियस में देखा जाए तो सेल्सियस में कितना डिग्री होता है, 27 डिग्री होता है। सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में देखा जाए तो 210 केल्विन के बराबर होता है। 210 केल्विन। फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो यदि सेल्सियस में देखा जाए 27 है, सेल्सियस में 27 होता है। इसमें अगर 273 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 210 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि 273 अगर जोड़ दिया जाए, सेल्सियस में कोई चीज़ है उसको केल्विन में चेंज करना है तो हम लोग 273 जोड़ दे रहे हैं तो हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। तो उत्प्लावन बल का जो संचार किए थे वो थे, वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, दिया कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कार्बन का अपर रूप कहते किसको हैं। तो ये अगर कोई भी पदार्थ बना सिर्फ कार्बन से बना है तो उसे कहेंगे कार्बन का अपर रूप। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक हीरा होता है, दूसरा हीरा होता है, और एक ग्रेफाइट होता है, और एक फुलेरिन होता है। ग्रेफाइट का ही टेम्परेचर कम करके फुलेरिन तैयार किया जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये फुलेरिन, ग्रेफाइट और क्या हो गया, हीरा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है।
अब यदि पूछा जाए दुनिया का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार की गैस है। तो ये जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है, क्योंकि इसमें देख पा रहे हैं ये कार्बन भी है मौजूद और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको पता करना है कि ग्रेफाइट या हीरा किस तरीके से जो है अपर रूप है, तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? राख तक नहीं मिलेगी, राख भी नहीं मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन करके पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो दिया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कोशिका क्या होती है। मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक पाया जाता है केंद्रक पाया जाता है, और इसके बीच में जो है जैली पदार्थ पाए जाते हैं, जैली पदार्थ। और जैली पदार्थ के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी का पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। ये सब क्या है? कोशिकांग है, कोशिका के अंग है। तो ये जो जैली पदार्थ पाए जाते हैं इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी ये क्या है? द्रव्य है, एक पदार्थ है। तो ये जो है कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोशिका भित्ति दिया है। ये कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिकाओं के जो बाहरी परत ये पाए जाते हैं, बाहरी परत ये क्या होते हैं? कोशिका भित्ति होते हैं, जो सेलुलोज से बने होते हैं, जो सेल्यूलोज से बने होते हैं। ये पूछा जाता है कि पादप कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अब ये प्लाज्मा झिल्ली की बात है, तो ये जो कोशिका भित्ति के अंदर वाली जो परत होती है ये क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। और ये चौथा जो ऑप्शन है ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो है रक्त का एक भाग है, रक्त का एक भाग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है अनुमस्तिष्क, जिसे छोटा दिमाग के नाम से भी जाना जाता है, छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मेरुरज्जु यानी मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएँ जो है 24 पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी होती है? तो ये कौन सी है? नेफ्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी में जो होता है, अगर नेफ्रोलॉजी पूछा जाए, नेफ्रोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका किडनी का अध्ययन किया जाता है, किडनी यानी ब्रिक का अध्ययन किया जाता है। और ब्रिक के छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अगर पूछा जाए ब्रिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो नेफ्रॉन होती है। ठीक ना, नेफ्रॉन। तो ब्रिक में ही नेफ्रॉन पाया जाता है, यानी नेफ्रॉन से मिल करके ब्रिक तैयार किया जाता है, यानी तैयार होता है। ठीक ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है, मॉस और मार्किनेंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो जीव हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ये ब्रायोफाइटा, ये जीव नहीं, सॉरी, ये पेड़ पौधे हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, वर्णक क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में Mg यानी मैग्नीशियम उपस्थित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mg जो है क्लोरोफिल में उपस्थित होती है। अगर ये Mg क्या है? मैग्नीशियम का क्या है? ये संकेत है। कोबाल्ट का संकेत क्या होगा? CO होगा। ताम्र मतलब क्या? तामा
तांबा का मतलब क्या, कॉपर, Cu हो जाएगा। अब ये लोहा, लोहा का क्या होता है, Fe यानी आयरन, ठीक है ना। तो ये संकेत होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया एंजाइम यानी लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है का कार्य क्या है, यानी लाइपेज का कार्य क्या है। तो लाइपेज क्या करता है, ये वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न देखिए, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों में बना होता है जिन्हें कहा जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर दिया है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवंशिक संरचना कौन है, तो वो क्या होते हैं, जीन होते हैं, सामजीनी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर, खमीर में अवायवीय शोषण के परिणाम से बने उत्पाद हैं, तो ऑक्सीजन और एल्कोहल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है, पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं। तो पौधों से जल की हानि कैसी होती है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन कशेरुका है। तो सब बड़ी कशेरुका है, तो पक्षी में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है आपका केमिस्ट्री से प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ईका एल्यूमिनियम का स्थान लेता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, मेंडलीफ जो थे वो 3 जो है स्थान छोड़े थे, एक ईका एल्यूमिनियम के नाम से, तो और ईका एल्यूमिनियम के नाम से, और एक जो है ईका बोरान के नाम से छोड़े थे, और एक ईका सिलिकॉन के नाम से भी छोड़े थे, ईका सिलिकॉन के नाम से। तो ये जो ईका एल्यूमिनियम की जगह जो लेता है ये ये जो है गैलियम लेता है, ये गैलियम। तो ईका एल्यूमिनियम की जगह पे कौन रखा गया, गैलियम। ये ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलियम। गैलियम का संकेत अगर देखा जाए तो गैलियम का जो संकेत होता है वो Ga होता है, ठीक है ना। अब हम लोग Ga होता है, और देखा जाए ईका बोरान की जगह क्या रखा गया, ईका बोरान की जगह स्कैंडियम रखा गया, स्कैंडियम Sc, यानी दूसरे नंबर को इसको रखा गया इसके जगह पे, ठीक है ना। अब ईका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम को रखा गया, यानी इसको रखा गया। इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत तो होता है Ge जर्मेनियम, ठीक है। तो ईका बोरान की जगह स्कैंडियम को रखा गया, ईका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया। अब गैलियम को किसके जगह पे रखा गया था, ईका एल्यूमिनियम की जगह। अब बचा टाइटेनियम, Ti, ठीक है ना। टाइटेनियम का संकेत क्या होता है, Ti, टाइटेनियम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है 26 नंबर प्रश्न, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम का संकेत क्या होता है, यू होता है। तो इसकी जो समस्थानिक की अगर पहचान करना है तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक
फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक हैं। तो फोटोग्राफी में कौन सी रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है, वो क्या हो जाएगा? AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का पूछा जाए तो KNO3 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का पूछा जाए तो NaCl हो जाएगा, जो कि इसका नाम है नमक। ये नमक के लिए जाना जाता है। तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो फार्मूला बनाने के लिए अगर सीखना है तो अगली वीडियो में हो सकता है हम आप लोगों को बताएंगे कैसे फार्मूला बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है? तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? आई जो है सिलिकॉन का क्या होता है? सिलिकॉन का जो है संकेत होता है। पोलोनियम का क्या होता है? PO होता है। सेलेनियम का, ठीक है ना, सेलेनियम का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अगर पहला ऑप्शन है थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है। टेट्रामीटर, ये टेट्रामीटर कुछ नहीं, ये शब्द है एक। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो ये वायुमंडलीय दाब को ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न है, डॉट्स किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? तो ये क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छानकर ठंडा करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिटकरी को गर्म करके फिर छान के ठंडा करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? यदि कोई ठोस पदार्थ है जो कि सीधे किस में बदल जाए? सीधे गैस में बदल जाए, जलाने पर सीधे गैस में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ये कपूर को आप जलाते हैं तो वो जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब चुंबकीय पृथक्करण क्या है? इसके द्वारा जो है चुंबक को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना है। तो ये भी एक प्रकार का मासिक चक्र है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पिंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिड्स निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर, एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता। एक साधारण चुंबक जो है किसको आकर्षित नहीं करता है? तो ये जो है लोहा, लोहे को तो आकर्षित करता है। निकिल Ni, कांसा जो है Pb, इस्पात, ये तो इस्पात जो है मिश्र धातु है। स्टील
तो ये जो है आपका कांसा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आकर्षित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वजन निर्धारित करने के लिए यह बराबर होता है क्या? यह बराबर होता है mg। यह बराबर mg, यह भार करना है ना, भार करिए W बराबर mg। ये W क्या है? भार है। तो mg यानी द्रव्यमान और त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर देखिए, कह रहा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसको दर्शाता है, दिखाता है? तो अंगूठा जो दिखाता है ये आपका दिखाता है मोशन यानी गति को दिखाता है। और ये जो तर्जनी वाली जो उंगली है, तर्जनी जो अंगूठे के बगल में होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है यानी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और ये बगल की जो उंगली होती है ये करंट यानी विद्युत धारा को दर्शाता है। तो ये अंगूठा वाला पूछा गया, तो अंगूठा वाला क्या हो जाएगा? गति यानी चुंबक की गति की दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है, हमारे भोजन में कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमारे आहार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो फ्लोराइड प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है। यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? तो न्यूटन जो थे वो 3 नियम दिए थे। फर्स्ट नियम देखिए, प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम को जो है गैलीलियो का, सबसे पहले ये जानेंगे, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसको जड़ता का नियम या जड़त्व का भी नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम भी कहते हैं। तो ये जड़त्व से संबंधित है। और दूसरा गति का द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम से यह बराबर एम में हमें बल प्राप्त होता है। ठीक ना, ये फार्मूला निकलता है। गति का तृतीय नियम को हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक ना, नियम कहते हैं। तो ये जो है बंदूक से गोली जब चलाई जाती है, बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है, बंदूक का पीछे आना ही क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ते पर चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। तो लोहे के ऊपर जो है लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, ठीक ना, या जस्तीकरण भी कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या यसद लेपन या जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।